गुड मॉर्निंग मेरे ऑल बीपीएससी एस्पिरेंट। तो आपको पता है कि हम लोग बिहार स्पेशल साथ में रिवीजन करने जा रहे हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक आपको पिछले दिन दिया था जो कि कंप्लीट हो चुका था आपको, और ये फर्स्ट डे का होमवर्क था जो कि शायद आप कंप्लीट कर चुके होंगे। और मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और इसका रिवीजन मैं अभी आपको करवाने जा रही हूँ। और ये देखो, आपका नेक्स्ट डे का होमवर्क है कि आपको मेडिवल हिस्ट्री में ये चीज़ कंप्लीट करना है, इन सारे टॉपिक्स को। तो इससे हमारा मेडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। जो हमारा कल का होमवर्क था सुंग वंश से शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि सुंग वंश के बारे में कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था, और बृहद्रथ की हत्या कर जो है वह पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में सुंग वंश की स्थापना की थी। तो हमें पता होना चाहिए कि सुंग वंश की स्थापना किसने की है, तो पुष्यमित्र शुंग ने की है। पुष्यमित्र शुंग जो है वह ब्राह्मण था और वह बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग क्या था? ब्राह्मण था और बृहद्रथ का सेनापति था। ये जो पुष्यमित्र है उसने सेनानी की उपाधि धारण की थी। आपसे पूछा जाएगा कि पुष्यमित्र को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो सेनानी की उपाधि दी गई थी। उसने यवन के आक्रमण को विफल कर दिया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, उसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था वो अग्निमित्र था। 148 ईसा पूर्व में राजा बना था। कालिदास के नाटक में ये जो मालविका अग्निमित्रम है ना, उसमें अग्निमित्र और मालविका का वर्णन मिलता है। ये पीवाईक्यू में पूछा गया था कि ये जो मालविका अग्निमित्रम है ये किसने लिखा है, तो ये कालिदास ने लिखा है। और कालिदास ने लिखा है, इसमें किसका वर्णन है, तो ये अग्निमित्र और मालविका का वर्णन है। आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि इस वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। कौन था? देवभूति था। तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं कर्ण वंश पे। देखो, कर्ण वंश में दिया हुआ है कि कर्ण वंश की जो स्थापना है वो पुष्यमित्र ने किया था। पुष्यमित्र ने देवभूति की हत्या कर किया था। तो पुष्यमित्र ने किसकी हत्या कर किया था? देवभूति की हत्या कर दिया था। ये जो वसुमित्र शुंगों के आमत्य का मतलब होता है मंत्री थे। कर्ण वंश की भी, इसको हम ब्राह्मण वंश भी बोलते हैं। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो सुशर्मा था। सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो सीमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कर्ण वंश का अंत कर दिया था। तो चलिए, कर्ण वंश खत्म हुआ। अब हम आते हैं सातवाहन वंश पे। तो मौर्योत्तर काल में क्या हुआ था कि कमजोर होती हुई जितनी भी राजनीतिक स्थिति में विदेशी जातियों का आगमन भारत के क्षेत्र में हुआ था। इसमें सबसे पहले आपको हिंद देखने को मिलेंगे, हिंद यूनानी, और उसके बाद आए थे शक और पल्लव आए थे। भारत आने वाले जो विदेशियों में कुषाण जो है वो सबसे अंतिम था। कौन था? कुषाण सबसे अंतिम था। अब अगर हम कुषाण की बात करें तो कुषाण चीन के यूची या फिर तोखरी जाति से संबंधित है। तो ये जो कुषाण है वो चीन के यूची या फिर तोखरी जाति से संबंधित है। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कुजुल कटफिसेस थे। ये इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछ सकता है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो वह कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी जो है आपको पुरुषपुर या फिर पेशावर या फिर मथुरा देखने को मिलेगी। तो इसकी राजधानी कहाँ था? ऑप्शन में अगर पुरुषपुर दे तो वो हो जाएगा, पेशावर दे तो वो हो जाएगा, और मथुरा दे तो ये हो जाएगा। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी, और को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। नेक्स्ट आते हैं कि कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क के समय में कौन सी कला का विस्तार हुआ था? तो गांधार कला है और मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क ने क्या किया था? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था, कुंडलवन में हुआ था। ये कुंडलवन कहाँ पे है? तो ये कश्मीर में है। तो आपको पता होना चाहिए कि चौथी बौद्ध संगति किसके काल में आयोजित हुई थी, तो वो कनिष्क के काल में आयोजित हुई थी। कनिष्क ने क्या किया था? 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था। क्या चलाया था? तो शक संवत चलाया था। कनिष्क के समय में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। कनिष्क के समय में सिल्क मार्ग पर किसका आधिपत्य था? कुषाण का। अब हम आते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व दिया हुआ। श्री गुप्त का जो उत्तराधिकारी थे वो घटोत्कच थे, ये तो हमें अच्छे से पता है। और प्रथम जो गुप्त शासक था जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो हमसे पूछा जाएगा कि महाराजा की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो गुप्त शासक हो जाएंगे।
देखिए, अब इसमें फर्स्ट शासक का शुरू होता है कि ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है 320 ईस्वी से 385 ईस्वी में, गुप्त वंश का अगर वास्तविक संस्थापक आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। तो हमसे पूछा जाएगा महाराजा अधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। अब हम आते हैं समुद्रगुप्त पे। तो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी पूर्व में दिया हुआ है कि इतिहासकार जो स्मिथ थे उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ये तो हमें अच्छे से पता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था, तो स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त ने पराक्रम और अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को एक तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, दूसरा पराक्रम कहा जाता है और अप्रतिरथ भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा आपको हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति मिलेगा। ये जो समुद्रगुप्त है इनके अभियान की चर्चा हमें चर्चा जो है हरिसेन और प्रयाग प्रशस्ति मिलेगा। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। अगर मैं बात करूं कि समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त को उनके सिक्का पे बीना बजाते हुए दिखाया गया। तो हमसे क्वेश्चन PYQ में पूछा गया था कि कौन से ऐसे शासक हैं जिनका सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, तो वो समुद्रगुप्त हो जाएंगे। आपको पता होगा कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिसेन था। समुद्रगुप्त जो है वो वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा जितने भी अश्वमेध यज्ञ करवाने के प्रमाण भी मिले कि समुद्रगुप्त जो है वो अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। समुद्रगुप्त के बाद आपको 375 ईस्वी में रामगुप्त देखने को मिलेगा। रामगुप्त के जो राजा बनने के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उनके अयोग्य होने के कारण आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। वाह। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय पे। देखिए 375 ईस्वी में क्या होता है, 375 ईस्वी से 415 ईस्वी की आप बात करोगे तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये जो विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि धारण की थी। तो जितनी भी उपाधियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, BPSC में पूछा जाता है, तो हमें याद रखना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और देवगुप्त, देवराजश्री और देवराज भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था, किसे, ध्रुव देवी और कुबेर नाग से विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर मैं बात करूं कि कुबेर नाग से उत्पन्न जो पुत्री थी उसका नाम है प्रभावती गुप्त। ये जो प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था वह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। किससे हुआ था, तो वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद ये जो प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया था। आप देख सकते हैं उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त कर लिया था। यहाँ पे देखो आपको चीनी यात्री मिलेंगे फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ये भी हमारा BPSC PYQ है। हमसे पूछा गया था कि फाहियान जो है वह किसके काल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। फाहियान ने 14 वर्षों तक 399 से 414 ईस्वी तक रहा था। अगर आप चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करोगे तो महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया था। महरौली लौह स्तंभ में इसको चंद्र नाम दिया गया। ये जो महरौली लौह स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। अगर आप बात करोगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय को 9 रत्न मिले थे, प्राप्त थे, वहाँ पे 9 रत्न मिलेंगे हमें। कौन कौन से, कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वारामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट और घटपद, छपनक और भरूची। अब हम आते हैं कुमारगुप्त पे। आपको पता है कि 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक आपको कुमारगुप्त का काल मिलेगा। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र जो है वह कुमारगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र कौन था, कुमारगुप्त प्रथम था। 415 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह कुमारगुप्त के समय में ही हुई थी और गुप्त वंश काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था, तो आपको नालंदा मिलेगा।
या बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र हो गया। अगर मैं बात करूं कि कुमारगुप्त ने सक्रादित्य या फिर महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, देखिए जितने भी शासक हैं सबकी उपाधि दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सारे शासक की उपाधि एक जगह नोट डाउन कर लेंगे और उसको अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो आपको पता होगा कि ये जो कुमारगुप्त है उनको सक्रादित्य या फिर महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की गई थी। अब हम आते हैं स्कंदगुप्त। ये आपको इसका काल 455 से 467 ईस्वी देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कि मध्य एशिया की बर्बर जाति जिसको हून का आक्रमण कर स्कंदगुप्त के समय हुआ था। तो हमें पूछा जाएगा कि हूनों का आक्रमण जो है कौन से शासक के काल में हुआ था, तो वो स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। नेक्स्ट आता है कि स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित कर भारत से बाहर खरीद दिया था, और इसका वर्णन आपको कौन से अभिलेख में मिलेगा, जूनागढ़ अभिलेख में मिलेगा। अभिलेख में हूनों को हम मल्लेच कहा गया, अभिलेख में हूल को क्या कहा गया, हूनों को मल्लेच कहा गया है। अगर आप बात करोगे कि स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन जिन का पुनरुद्धार कराया था, ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है। पूछा गया था कि सुदर्शन जिन का पुनरुद्धार किसने कराया था, तो ये स्कंदगुप्त ने कराया था। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब देखो, स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। गुप्त वंश का अंतिम जो शासक था वह विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का भी अंत हो गया। गुप्त वंश के साथ किसका अंत हो गया, मगध वंश का अंत हो गया। तो ये देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, इसे मतलब 71st बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह प्राचीन काल में शिक्षा और बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना जो है वह गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने किया था। बाद में हर्षवर्धन और पाल शासकों ने इसे संरक्षण और संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में आपको जावा के शासक बालपुत्र ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया था। अब मैं बात करूं कि हेनसोंग की यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य कौन थे, तो वो शीलभद्र थे। उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी थे और 1550 शिक्षक भी थे। इस विद्यालय में बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र, व्याकरण की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में आपको विद्यार्थी का जो नामांकन होता था वह प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। प्रवेश परीक्षा जो है वह द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था। ये जो प्रवेश परीक्षा है वह कुल 3 स्तरों में लिया जाता था। देखो कितना हार्ड एग्जाम है। किसी मतलब इस विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेने के लिए 3 स्तर पर परीक्षाएं ली जाती थी और आपको देना था, तभी आप पास माने जाओगे और एडमिशन होता। देखो, आपको इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त इसमें आप चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया के भी बच्चे आते थे। तो आप ये देखो कि एक वो काल था जब मतलब विदेशों से हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग आते थे, और आज का जो काल है हम इंडियंस विदेश जाते पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है ना वो सिर्फ पेपर लीक करवा सकता है और क्या करवा सकता है, मतलब क्लास 6 का बच्चा ढंग से पढ़ भी नहीं पाता एक बुक। तो कहाँ मतलब कैसा एजुकेशन। तो हम जब भी कुछ बनेंगे ना तो पहले एजुकेशन को सही करेंगे। देखिए, आप यह विश्वविद्यालय जो है वह पूर्णतः आपको निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। इसके अतिरिक्त आपको व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे। ये जो विश्वविद्यालय है उसके प्रांगण में आपको विशाल पुस्तकालय देखने को मिलेगा। 3 भवन को मिला करके बना था, और इन तीनों भवनों में कुल आपको 90 लाख किताबें संरक्षित थी। समझो उस समय आपको 90 लाख किताब हमारे यहाँ था। इस पुस्तकालय के नाम जो है वो रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर था। क्या क्या था, रत्न रंजन, रत्नोदधि और रत्न सागर। प्राचीन काल में जितने भी स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को हम विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा देते हैं। अब चलिए, अब हम आते हैं तो मेरा तो आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी ऑल पीडीएफ, आपको नोट्स मिलेंगे वहाँ पे। और वहाँ पे 850 बीपीएससी एस्पिरेंट हैं जो कि मेरे साथ डेली पढ़ते हैं, और मैं उनको डेली टारगेट देती हूँ और हमारा डेली टारगेट कंप्लीट भी होता है। तो चलिए, आप देखिए कि यहाँ यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था कि इसे नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, आपको पता है ये 71st बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 2014 में। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर
2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो पारित किया गया था, 2010 में एक्ट हुआ था, और इसे नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कर 2014 में इसे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का संचालन किया गया था 71st बीपीएससी में। ये जो आपको मैं नोट्स दिखा रही हूँ ना, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और हमारा क्वेश्चन जो है वो मतलब सॉल्व भी होगा, क्योंकि ये मतलब मैं टेलीग्राम पे ज़्यादा भागने का काम नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि मेरा सोर्स जो है वो कौन सा है और कौन से मतलब नोट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारे नोट से नहीं आ सकते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, बट इस नोट से ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने दिखाया था 71st बीपीएससी में आया था, आप चेक भी कर सकते हो, या फिर मैं दिखा भी सकती हूँ। यहाँ पे मैंने 71st बीपीएससी का देखो, 71st बीपीएससी का PYQ खोल के भी रखा है, अभी नहीं दिखाऊंगी, पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं गुप्त प्रशासन पे। गुप्त काल में गुप्त का प्रशासन कैसा था, तो देखिए गुप्त काल में राजा जो है वह दैवीय अधिकार रखता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीय सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा जो है वह प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का जो विभाजन हुआ था वह देश में, भुक्ति में, विषय में, ग्राम में। ये पूछा गया है, ये PYQ है, देश में, भुक्ति में और विषय में और ग्राम में। इसका देश का जो प्रधान होता था वह गुप्ता, भुक्ति का जो प्रधान होता था वो उपरीक, विषय का जो प्रधान होता है विषयपति। आपको जितना भी बकवास टर्म देखने को मिलेगा ना, वही बीपीएससी पूछेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो ये तो PYQ में पूछ चुका है कि साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विषय और ग्राम में हुआ था। अब गोप्ता, ये जो गोप्ता है मतलब देश का जो प्रधान होता था उसको हम गोप्ता कहते हैं, और भुक्ति का जो प्रधान होता है उसे हम उपरीक कहते हैं। अगर हम देखेंगे विषय का जो प्रधान होता है उसे हम विषयपति कहते हैं, और ग्राम का जो प्रधान होता है उसे हम ग्रामीण कहते हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो गुप्त काल में कृषि जो है वह सबसे प्रमुख था अर्थव्यवस्था का। तो पहले तो सोर्स सबसे ज़्यादा कृषि के ही थे। कृषि पे आपको 1/4 से 1/6 तक कर जो है वो प्राप्त किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त आपको व्यापार और उद्योग से भी कर प्राप्त होते थे। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह जो है वह ताम्रलिप्ति ही है। सॉरी फॉर आपको जो हॉर्न का आवाज़ सुनाई देता होगा, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी जो है वो सड़क के किनारे ही है, तो थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब होगा ज़रूर, क्योंकि हॉर्न्स की आवाज़ आपको सुनाई देंगे। और चलिए तो हम शुरू कर दें पढ़ना। मैंने एक कोट पढ़ा था कि आप ना डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा ना अपने फोकस पे फोकस करो। क्या हमें पता है कि हमें ये पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, और हमें पता है कि वहाँ तो हॉर्न्स आएंगे, तो इग्नोर दैट, हम अपना फोकस बढ़ाते हैं ना। तो गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह जो वह ताम्रलिप्ति था, और सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर जो वह उज्जैन ही था। आपको गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा गया और चांदी के सिक्के को रुपया कहा गया। ये क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है कि गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा गया, दिनार, और चांदी के सिक्के को रुपया कहा गया। अब हम आते हैं सामाजिक व्यवस्था में। देखिए सामाजिक व्यवस्था में है कि गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी, और इस काल में वर्ण व्यवस्था जो है वह जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ था। अगर आपको मैं बताऊं कि उदाहरण में दिया हुआ कि ये जो कायस्थ जाति का वर्णन है ना, वो पहली बार आपको गुप्त काल में ही मिलेगा। इस काल में आपको छुआछूत के भी प्रमाण मिले हैं। अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था, और इस काल में आपको दास प्रथा का विकास देखने को मिलेगा। गुप्त काल में जितनी भी महिलाओं की स्थिति थी वह पूर्व की तुलना में निम्न हुई थी, और इस काल में आपको 510 ईस्वी पूर्व के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। इस काल में 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में आपको किसका परिणाम मिलता है, सती प्रथा। ये PYQ का क्वेश्चन बन सकता है कि हमसे पूछा जाएगा कि भानुगुप्त के कौन से अभिलेख में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, तो ये एरन अभिलेख हो जाएंगे। अब गुप्त कला की बात करें तो गुप्त शासकों ने संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ था। स्थापत्य कला के अंतर्गत आपको मंदिर का निर्माण मिलेगा, जिसको हम नागर शैली कहते हैं, गुफाओं का निर्माण मिलेगा और बिहार का निर्माण देखने को मिलेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं कि गुफा के निर्माण में अजंता गुफा आपको पता है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQ में पूछा गया था। अजंता गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। बाघ गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। का निर्माण कौन से काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। इस गुफाओं से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। गुप्त काल में साहित्य का विकास भी हुआ है। इस काल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी जा चुका है।
कालिदास वाला तो पूछा जा चुका है कि अभिज्ञान शकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम रघुवंशम, देखो ये दोनों पूछा जा चुका है। ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है और मालविका अग्निमित्रम है, ये किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। और अगर हम बात करें कि रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत और ऋतु संहार और विक्रम शीर्य, ये किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना हो जाएगी। अगर हम बात करें विष्णु शर्मा में, तो पंचतंत्र के और वास्तु ज्ञान में कामसूत्र, अमर सिंह की रचना अमरकोश, काम नंदक की रचना नीतिसार, सुदरक की रचना मृगजकटिकम, आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका, ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्म सिद्धांत, या इसको भारत का न्यूटन भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू में इस बार पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लें। तो देखिए आप, कालिदास ने किसकी रचना की थी? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार और विक्रम शीर्यम। विष्णु शर्मा पंचतर, वास्य ज्ञान, कामसूत्र, अमर सिंह, अमरकोश, कामनंदन, नीतिसार, सुदरक, मृगजकटिकम, आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत, दास गीत के ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत, इसको हम भारत का न्यूटन कहते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद 2 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो हमें 2 नंबर मिलेगा ही। 2 नंबर के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा? तो हम भी पीएससी एस्पिरेंट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए 2 ही नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया। ये पीवाईक्यू में पूछा गया है कि कौन से काल को स्वर्ण युग कहा गया? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया, V.A. स्मिथ ने कहा है। अब हम आते हैं पाल वंश पे। तो मैंने एक बार पीटी भी निकाला है इन्हीं नोट्स को पढ़ करके, और अगर आप भी निकालना चाहते हो तो इन्हीं नोट्स सबको फिर से हम रिवीजन करके साथ में पीटी निकालेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं पाल वंश पे। देखिए, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था 750 ईस्वी में। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किया था। तो ये भी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा गया था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था और बिहार शरीफ में किया था। इस वंश का आपके सबसे प्रमुख शासक जो है वह धर्मपाल है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पता है ये 71st बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? भागलपुर में। ऑप्शन में बांका दिया हुआ था, और किसने किया है? धर्मपाल ने किया। देखो क्वेश्चन बन रहे हैं ना इससे, तो एक ही सोर्स को मल्टीपल रिवीजन करना होगा और ज़्यादा पीडीएफ खोल के नहीं बैठना होगा और एक ही बार नहीं पढ़ना होगा। कम से कम इसे मुझे 20 बार पढ़ना होगा, तब मुझे 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है सोमपुर महाविहार जो है वह वर्तमान में कहाँ पे है? बांग्लादेश में। तो इस बार ये पूछ सकता है कि सोमपुर विहार कहाँ पे है? तो बांग्लादेश में है। इसका निर्माण किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। तो बीपीएससी का मूड चेंज हो सकता है कि उसने बहुत बार विक्रमशिला पूछ लिया। चलो अब पूछते हैं सोम विहार के बारे में। तो सोम विहार कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। किसने निर्माण करवाया? धर्मपाल ने निर्माण करवाया। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष से प्रतिहारों और राष्ट्रकूट से संघर्ष किया। धर्मपाल जो है वह प्रतिहार शासक वस्त्रराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वस्त्रराज को पराजित किया। उसे कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी दिया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं, धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल के बाद उसका जो पुत्र है वह देवपाल है, जो कि 810 ईस्वी में शासक बना था। अब देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। आपसे पूछेगा कि देवपाल ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर में। उसकी राजधानी मुंगेर थी। देवपाल ने जावा, जो कि इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। कितने गांव? 5 गांव दान में दिए थे। शैलेंद्र वंशी शासक था बालपुत्र देव। देवपाल ने विग्रहपाल, महीपाल और रामपाल आदि के शासन किए थे। पालकालीन कांस्य की जितनी भी मूर्तियां हैं वो अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। धीमन और विट्ठल पाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, पूछ सकता है। धीमन और विट्ठल पाल जो है वो कौन से काल में है? तो देवपाल के काल में हो जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरी टेलीग्राम पे 825 स्टूडेंट जो है अभी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और हम सब साथ में रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आपको भी रिवीजन करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं @BPSC एस्पिरेंट शिवानी संजय शर्मा। तो अब की बार बीपीएससी पार। चलिए तो 2 नंबर के लिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं।
देखो आपको प्राचीन इतिहास आज हमारा कंप्लीट होता है। हमने 2 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है और 1 दिन में कोशिश करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म कर लेने के लिए, और 1 2 3 4 डे से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वह स्टार्ट होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री से तो अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे और हमें बिहार स्पेशल में कुल 15 के क्वेश्चन आसपास आएगा। 71st बीपीएससी में 15 क्वेश्चन आए थे, तो हम क्या करेंगे 15 क्वेश्चन के लिए मतलब एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगा, आज आपका मेडिवल कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको होमवर्क दे रखा है कि आज आपको मेडिवल हिस्ट्री में क्या कंप्लीट करना है। तो आप देखो, आप जो मेडिवल हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक जो है वो आज कंप्लीट करने हैं और आज हम ये टॉपिक सारे कंप्लीट कर लेंगे और अभी के बच रहे हैं 7, तो उससे पहले हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, प्राचीन इतिहास में ये कुछ वंशज दिए हुए हैं। बृहत है, ग्रीवर्ज इसकी राजधानी है या फिर राजगीर। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ था? ग्रीव्रज, राजगीर था, इसको पहले ग्रीव्रज बोलते थे। बिंबिसार की राजधानी ग्रीवर्ज ही थी, इसको राजगीर आप बोलते हैं। उदयन ने राजधानी स्थानांतरित किया था पाटलिपुत्र में, शिशुनाग ने वैशाली में, कालाशोक ने पाटलिपुत्र में और नंद वंश ने पाटलिपुत्र में, मौर्य वंश ने पाटलिपुत्र में, कुषाण ने पुष्पुर और मथुरा ने, गुप्त वंश ने पाटलिपुत्र में, पाल वंश ने मुंगेर में। ये जो है ना आपको दिख रहा है, इससे मुझे 1 मार्क्स तो जरूर मिलेंगे, फिक्स है, क्योंकि हर बार पूछता है कि कौन से वंशज का राजधानी कहाँ है। तो हर बार पूछा गया था ये वाला में, देखो ये 17 बीपीएससी में पूछा गया था मुझे कि उदयन ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, ये पाटलिपुत्र में। तो अब ये पूछ सकता है कि शिशुनाग का वैशाली, कालाशोक का पाटलिपुत्र, नंदवंश का पाटलिपुत्र, मौर्य वंश का पाटलिपुत्र, कुषाण का पुष्पुर या फिर मथुरा, गुप्त वंश का पाटलिपुत्र, पाल वंश का मुंगेर। तो पाटलिपुत्र जौन शासक का है हम एक जगह नोट डाउन कर लेंगे और जिसका नहीं है, राजगीर जो शासक है उसका एक बार कर लेंगे और जो अलग बच जाते हैं उसको हम अलग कर लेंगे। तो इससे मुझे 1 नंबर तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, अब प्राचीन बिहार के इतिहास के प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं, इससे भी मुझे 1 नंबर मिलेगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पिछले साल पूछा गया था 17 बीपीएससी में कि ये जो अर्थशास्त्र है ये किसकी रचना है, तो हमें अच्छे से पता है कौटिल्य की रचना है। और इसमें है किसके बारे में, ये 71st बीपीएससी में पूछा गया था। ये राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। तो अर्थशास्त्र में ये ना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये राज्य प्रबंधन से रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि बुद्ध चरित्र में, कि बुद्ध चरित्र इसके लेखक कौन है, तो अश्वघोष है। इसमें बौद्ध धर्म का महाकाव्य दिया गया। अगर बात करो प्रज्ञा पारमिता का, तो इसके जो लेखक है वो नागार्जुन है और इसमें आपको शून्यवाद का सिद्धांत देखने को मिलेगा। सियुकी जो है वो हेनसोंग की रचना है। इस बार पूछ सकता है कि सियुकी किसकी रचना है, तो हेनसोंग की रचना है भारत का यात्रा वृत्तांत, और ये पूछा भी जा चुका है। अब देखिए, इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की रचना है। हर बार पूछा जाता था कि इंडिका किसकी रचना है, तो वो मेगास्थनीज का है। तो इस बार कुछ अलग पूछ सकता है ना। मौर्य साम्राज्य का विवरण दिया हुआ है इसमें मेगास्थनीज में। ये जो मिलिंद पन्नु है इसके लेखक जो है वह नागसेन है। इसमें विशेषता है कि इसमें बैक्टेरियन शासक है मिंडार और नागसेन के वार्तालाप का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। ललित विस्तार के लेखक तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश के लेखक तो नहीं दिया हुआ, लेकिन श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। जातक कथाएं में आपके बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी मिलता है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, प्रज्ञा पारमिता, नागार्जुन, सियुकी, हेनसोंग, इंडिका, मेगास्थनी, मिलिंद पन्नु, नागसेन। तो और अर्थशास्त्र में राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र, बौद्ध धर्म का महाकाव्य, प्रज्ञा पारमिता, शून्यदेव का सिद्धांत, शून्यवाद का सिद्धांत, सियुकी में भारत का यात्रा वृत्तांत, इंडिका में मौर्य साम्राज्य का विवरण, मिलिंद पन्नु में बैक्टेरियन शासक मिंडार और नागसेन का वार्तालाप, और ललित विस्तार में बुद्ध की लीलाओं का वर्णन, महावंश का श्रीलंका के राजाओं का वर्णन, जातक कथा का बुद्ध के पूर्व के जन्म की कहानियाँ। तो अभी जितने भी बीपीएससी एस्पिरेंट है ना, वो ना यूट्यूब चैनल के पीछे बहुत ही भाग रहे होंगे कि जितने भी मैराथन क्लास कराए रहे होंगे वो सारा कंप्लीट करेंगे। तो अगर मैं 8 घंटे में मैराथन क्लास कंप्लीट करती हूँ, जो कि सिर्फ सुनूंगी, कुछ मुझे समझ में नहीं आएगा, उससे बेटर है कि 8 घंटे में रिवीजन कर लूँ बैठ करके, तो वो मैराथन क्लास से बेटर होगा। तो जितने भी बीपीएससी एस्पिरेंट है वो शॉर्टकट के पीछे मत भागो, आप एकदम बेसिक से कंप्लीट करो और उसके बाद आप टेस्ट लगाओ। तो मेरा ये देखो, आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होता है। मैं उसका शॉर्ट नोट्स भी बना ली हूँ, आपको अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब मैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास आज से शुरू करने वाली हूँ। तो इतना मध्यकालीन में बिहार में दिया हुआ है और इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप देखो कि ये और ये देखो बिहार, ये PYQ दिया हुआ है। मैंने ये सॉल्व करके नोट डाउन कर लिया है कि कौन से जगह से ना कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
हैं तो क्वेश्चन बिहार स्पेशल के तो सॉल्व हो जा रहे हैं कि हाँ सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप देखो कि ये जो बिहार स्पेशल के लिए मैंने आपको बताया था कि ये हम जो बिहार जी के पहले हम सारा बेसिक कंप्लीट कर लेते 6 दिन में, उसके बाद हम क्या करेंगे इसका प्रैक्टिस लगवा लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। और आपको पता है ना ये जो विजेता बैच चल रहा है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम विजेता बैच में जो हमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, कम से कम कितना ऑब्जेक्टिव है आपको 410 के आसपास ऑब्जेक्टिव है। ये सारे विजेता बैच के हम 410 ऑब्जेक्टिव अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, याद कर लेंगे बिहार स्पेशल का, और उसमें जो शॉर्ट नोट्स दिए हैं पीपीटी वो भी अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो पहले हमारा काम होगा कि हम क्या करेंगे अपना बेसिक कंप्लीट करते हैं कि और उसके बाद हम क्या करेंगे टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। तो पहले आप बेसिक कंप्लीट करो ताकि आपका टेस्ट में ना अच्छे से नंबर आ सके। देखो बिहार स्पेशल में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पाइराइट उत्पादित करता है। तो ये नहीं पूछा गया कि पाइराइट जो है वह कहाँ मतलब कहाँ मिलेगा, ये हो गया पुराना। अब आप याद करो कि पाइराइट जो है वह कितना % है। तो इस बार पाइराइट की जगह पे कोई और भी खनिज हो सकता है और पूछ सकता है कि वो कितना % मिल रहा है और कहाँ मिल रहा है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो ये 71st बीपीएससी का PYQ है, आप देख सकते हो ये क्या क्या पूछे गए हैं। तो जब हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे उस टाइम अच्छे से हम कंप्लीट कर लेंगे बिहार स्पेशल को। और अभी तो हम हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री से तो हमारा 2 मार्क्स कंप्लीट हो गया, 2 मार्क्स हमें मिलेंगे। और उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जी, धन्यवाद। आज आपका वर्क है कि आप मेडिवल हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करोगे और मैं ये शाम में चेक करवा दूँगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल BPSC एस्पिरेंट।